नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे संवैधानिक निकाय के ऊपर। संवैधानिक निकाय में हम सीजीए, कैग और महान्यायवादी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो आज जिस संवैधानिक निकाय के बारे में चर्चा करेंगे वह है भारत का निर्वाचन आयोग। यानी कि आज चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के ऊपर। निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। चूंकि संवैधानिक निकाय है तो इसका मतलब इसका सीधा संबंध संविधान से होगा। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लाकर 329 ए तक है। यानी कि निर्वाचन आयोग का जो संबंध है भारतीय संविधान से वो भारतीय संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 ए तक है। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद की बात की 324 से 329 ए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 324। ये अनुच्छेद 324 जो है इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग होगा, भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। यानी यूं कहे तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 324 में। इसमें कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। और साथ ही इसमें इस बात का भी चर्चा है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। और इसी में लिखा है कि तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण किया जाता है डैश, ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा। इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि अनुच्छेद 324 में साफ लिखा है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग का स्थापना, इस निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इस निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो एक दिन पहले ही निर्वाचन आयोग का स्थापना कैसे हुआ? तो देखिएगा, हमारा संविधान, भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद, संविधान के 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए थे।
और इन्हीं 16 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 324 भी है, एक अनुच्छेद 324 भी है। इसी कारण जो है 25 जनवरी 1950 को क्या हो गया, ये लागू हुआ था, निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और इसी कारण प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस चूंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो निर्वाचन आयोग है जिसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 से और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329A तक है, उसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हुए उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। और सुकुमार सेन के अलावा एक और व्यक्ति हैं के सुंदरम। क्या नाम है, के सुंदरम। के सुंदरम का मतलब कल्याण, के का मतलब कल्याण, कल्याण सुंदरम। एक कल्याण सुंदरम और सुकुमार सेन, दो ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन कौन, सुकुमार सेन और कल्याण सुंदरम, दो ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिनका कार्यकाल लगभग 9 वर्षों का रहा। जिनका कार्यकाल लगभग 9 वर्षों का, लगभग पौने 9 वर्ष था, तो लगभग 9 वर्षों का कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में दो व्यक्ति का रहा। एक प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और एक थे के सुंदरम माने कि कल्याण सुंदरम। ये दोनों का कार्यकाल लगभग जो है वो 15 वर्षों तक रहा। ध्यान दीजिएगा, ये निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ है, 1950 में। और ये 1950 से लेकर 1979 तक, 1979 तक जो है, 1950 से लेकर 1979 तक यह आयोग जो है एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करते आया है। एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करते आया है। अनुच्छेद 324 में लिखा था कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो भी 1979 तक यह आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करते आया है। और 1979 में क्या हुआ देखिएगा, 1979 में तारकुंडे समिति, BM तारकुंडे, क्या नाम था पूरा, BM तारकुंडे, BM तारकुंडे समिति के सिफारिश पर, BM तारकुंडे समिति के सिफारिश पर पहला बार 1979 में जो है यह बहुसदस्यीय संस्था बना। कौन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग पहला बार 1979 में BM तारकुंडे समिति के सिफारिश पर पहला बार जो है बहुसदस्यीय संस्था के रूप में बना। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1979 में ही इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार यह जो है 1990 में पुनः एक सदस्यीय संस्था बन गया। पुनः एक सदस्यीय संस्था बन गया। और फिर देखिएगा 1993 में 1993 में दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर, दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर फिर से इसे बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। 93 में फिर से इसे क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और तब से लेकर अभी तक इसमें ऐसा ही है कि एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य न्यायुक्त हैं। अन्य न्यायुक्त क्या है, दो, और एक है क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिएगा इन दोनों का पावर जो है, निर्वाचन आयुक्त जो दो हैं इनका पावर शक्ति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही है। सिर्फ होता क्या है कि जब कोई बैठक होता है तो उसमें वो जो है अध्यक्षता करते हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अध्यक्षता करते हैं, बाकी पावर सेम है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर ही पावर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा पद है जिसमें अभी तक किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यों के राज्यपाल के रूप में, ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में। तो राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कई महिला रह चुकी है, राज्यपाल के रूप में भी कई महिला रह चुकी है। तो आप लोग को दो ऑप्शन पर होगा, ऑप्शन ए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में एकमात्र महिला जो है उसका नाम है बी.एस. रमा देवी। क्या नाम है? बी.एस. रमा देवी। तो बी.एस. रमा देवी ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है, कार्यवाहक ही रही है और 16 दिनों के लिए रही है। 16 दिनों के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बी.एस. रमा देवी। क्या नाम है? बी.एस. रमा देवी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है रह चुकी है 16 दिनों के लिए, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुकी है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई भी जो है मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में बी.एस. रमा देवी रह चुकी है। बी.एस. रमा देवी कितने तक लिए? 16 दिनों के लिए बी.एस. रमा देवी रह चुकी है क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका मतलब कि राज्यों के राज्यपाल भी महिला रह चुकी है, राज्यों के मुख्यमंत्री महिला रह चुकी है और निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी महिला रह चुकी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है। ठीक है, आगे देखिएगा कि एकमात्र महिला कौन रही मुख्य निर्वाचन आयुक्त? बी.एस. रमा देवी। अब बात करेंगे कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है। यानी कि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ये सुशील चंद्रा जो हैं एक 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जबकि दो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो है अशोक लवासा और राजीव कुमार। कौन है? अशोक लवासा और राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान के? सुशील चंद्रा। कैमे नंबर के हैं? 24वें नंबर के। और जबकि दो अन्य आयुक्त जो हैं उसमें है अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा और एक और क्या है? राजीव कुमार। ये राजीव कुमार ये दो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्रा। और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अशोक लवासा और राजीव कुमार। अब बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग में कि निर्वाचन आयुक्त यानी कि निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में बात करते हैं। क्या है योग्यता? निर्वाचन आयोग की योग्यता क्या है आयुक्तों की? तो अगर योग्यता की बात करें, योग्यता, तो निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी आईएएस रैंक के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। आईएएस रैंक के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति का कि नियुक्ति क्या है, कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और व्यवहार में मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के थे मंत्री परिषद के सिफारिश पर, सीएजी का
CAG का नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं, न कैग के लिए और न ही निर्वाचन आयुक्त के लिए कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इन दोनों के लिए मांग रखा था कॉलेजियम का, लेकिन वर्तमान समय में कॉलेजियम जो है इसके लिए नहीं है, यानी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री परिषद के सलाह पर काम करते हैं। अब देखिएगा कार्यकाल क्या है, कार्यकाल कितना दिनों का कार्यकाल होता है। तो देखिएगा निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, कार्यकाल के बारे में भी संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कार्यकाल जो है इसका 6 वर्ष है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए कार्यकाल के रूप में, और नहीं तो उस व्यक्ति का उम्र अगर 65 वर्ष हो जाएगा तो भी वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो कार्यकाल के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी कार्यकाल दे रखा है संसद के अनुसार कितना? 6 वर्ष, और नहीं तो सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 65 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हटाते कैसे हैं, किस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। हटाना, रिमूवल कैसे हटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 324 के अनुसार ही, अनुच्छेद 324 के अनुसार ही, अनुच्छेद 324 में ही कह रखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के 4 के तहत हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया कहां दे रखा है? अनुच्छेद 124 के 4 में। तो जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी विधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। ये बात अनुच्छेद 324 में ही दे रखा है। ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात कहां लिखा है? अनुच्छेद 124 के 4 में। इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करवाना होता है राज्यसभा से और लोकसभा से। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में आया है तो 50 सदस्य चाहिए, यदि प्रस्ताव लोकसभा में है तो 100 सदस्य चाहिए। और इसके बाद जो है 3 सदस्यों की कमेटी बनती है, और वो कमेटी जब पास करता है तब यह बात राष्ट्रपति के पास जाता है और तब उसे जो है हटाया जाता है। और उसी प्रकार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने की प्रक्रिया है। देखिए अनुच्छेद 324 में ही कह रखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अन्य आयुक्त को जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। कौन करेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। देखिए घटना है 2009 का। 2009 में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम था गोपाला स्वामी। क्या नाम था उनका? गोपाला स्वामी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे गोपाला स्वामी। कौन थे? गोपाला स्वामी। अब गोपाला स्वामी जो है उस समय के एक अन्य निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम था नवीन चावला, तो नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की। गोपाला स्वामी जो है वो नवीन चावला को हटाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति से सिफारिश किए। हालांकि राष्ट्रपति इस बात पे ध्यान नहीं दिए और 4 महीने बाद
4 महीने बाद गोपाला स्वामी का हो गए, सेवानिवृत्त हो गए और वरीयता के आधार पर नवीन चावला जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए। नवीन चावला क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश बन गए। और अब जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए। क्या बन गए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बार बार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो यहां पर जो बात किए कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? गोपाला स्वामी 2009 में। गोपाला स्वामी 2009 में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे थे। और गोपाला स्वामी राष्ट्रपति से सिफारिश किए हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला के ऊपर कि नवीन चावला को उनके पद से हटा दिया जाए। राष्ट्रपति इस पे ध्यान नहीं देते हैं और 4 महीने बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं गोपाला स्वामी, वो क्या हुए? रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए और वरीयता के आधार पर नवीन चावला जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त मिलकर पूरे देश में चुनाव कैसे करवाएगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 324 में ही साफ तौर पर लिख दिया गया है। अनुच्छेद 324 में ही साफ तौर पर लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये दायित्व है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये दायित्व है कि आयोग को, कौन आयोग? निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएंगे। कौन करवाएंगे? राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो है वो आयोग को चुनाव करवाने के लिए प्रशासनिक तंत्र जो है उपलब्ध करवाएंगे। यह बात लिखा हुआ कहां है? अनुच्छेद 324 में ही लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहां पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग का काम क्या है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? वही निर्वाचन आयोग जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329A तक दे रखा है। तो आयोग का कार्य देखिए क्या है। कार्य, आयोग की कार्य का बात करें तो पहला काम है चुनाव करवाना, करना नहीं, चुनाव करवाना। पहला काम है चुनाव करवाना। चुनाव करवाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। जब चुनाव करवाना काम है तो उसमें क्या क्या करता होगा? अनुच्छेद 324 के तहत ही, अनुच्छेद 324 के तहत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाता है। राज्यपाल नहीं, क्या क्या हो गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाता है। कौन करवाता है चुनाव? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम चुनाव करवाना है। तो किसका किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग करवाता है। और साथ ही चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना भी जारी करता है। चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करता है और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा पहला बार जो है आचार संहिता 1971 में लागू किया गया था। 1971 में लागू किया गया था पहला बार आदर्श आचार संहिता। और उसी समय जो है इंदिरा गांधी जो है आचार संहिता के उल्लंघन मामला में फंसी थी। 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में राजनारायण उनके विरुद्ध खड़ा हुए थे रायबरेली से। और जब चुनाव इंदिरा गांधी जीत गई थी तो इलाहाबाद कोर्ट में केस हुआ था और उसमें 12 मई 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया था। और यही जो है बाद में तीसरा बार जो है राष्ट्रीय आपात का कारण बना। राष्ट्रीय आपात जो इंदिरा गांधी लगाई थी इसी केस के भरपाई करने के लिए, अपने मिस्टेक को छुपाने के लिए लगाई थी। ठीक है,
तो आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जो है पहला बार कब लगाया गया? 1971 में लगाया गया। और इसके तहत करता क्या है कि अगर जो भी इसका उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन में क्या करता है कि आयोग क्या करता है कि उस व्यक्ति की उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा सकता है, अथवा राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त कर सकता है। बहुत पावर इसके पास। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आयोग उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा सकता है और राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त कर सकता है। राजनीतिक दल की मान्यता को भी क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ये कहां दिया गया? चुनाव करवाना में जो बात पढ़ रहे थे उसमें जो बात पढ़े आदर्श आचार संहिता। तो आदर्श आचार संहिता के तहत जो है इतना काम कौन करता है? आयोग करता है कि उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा सकता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है खारिज कर सकता है। और इसी के तहत जो है ना 2009 में आरजेडी को धमकी मिला था कि आपकी पार्टी को खारिज कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही मतदाता सूची भी तैयार करता है, इसके साथ ही मतदाता सूची भी तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हुआ हो तो चुनाव संबंधी विवादों का प्रारंभिक सुनवाई, शुरुआत में, ऐसा नहीं कि पूरा प्रारंभिक सुनवाई जो है वो आयोग ही करता है। चुनाव संबंधी गड़बड़ी होने पर प्रारंभिक सुनवाई आयोग द्वारा कहता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुआ हो तो उसके विवाद को निपटाने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को सीधे अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुआ हो तो। लेकिन विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुआ हो तो प्रारंभिक सुनवाई जो है वो चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर आगे देखिए और काम में देखिएगा तो परिसीमन का काम भी है। क्या करना है? परिसीमन करना। परिसीमन का मतलब डिलिमिटेशन। क्या करना है? परिसीमन करना है। परिसीमन करना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। हालांकि इसके लिए एक अलग से आयोग बनता है, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। लेकिन परिसीमन करना भी किसका काम है? निर्वाचन आयोग काम है। प्रत्येक 10 वर्ष पर परिसीमन किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख कितना में है? अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक 10 वर्षों पर यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में है, अनुच्छेद 82 में है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 के तहत परिसीमन के संदर्भ में संसद बनाती है कानून। अनुच्छेद 327 के तहत परिसीमन के संदर्भ में संसद जो है कानून बनाती है। परिसीमन के संदर्भ में संसद जो है क्या बनाती है? कानून बनाती है अनुच्छेद 327 के तहत। अगर बात करें तो अब तक 4 बार बन चुका है परिसीमन आयोग, 4 बार परिसीमन बन चुका है। ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला बार 51 में हुआ होता, 51, 61, 71, 81, 91, 1, 11, 21, अब तक 8 होना चाहिए था। लेकिन अब तक 4 बार ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। पहला बार किया गया था 1952 में। पहला बार कब किया गया? 1952 में। और अंतिम बार किया गया है 2002 में। अंतिम बार किया गया है 2002 में। दूसरा बार 1962 में किया गया था और 1972 में किया गया। 1951 के जनगणना के बाद किया गया, 61 के बाद किया गया, 71 के बाद किया गया। 71 के जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग बना था उसमें इंदिरा गांधी जो है ये कहवा दी
कि अब जो है परिसीमन 2001 के जनगणना के बाद होगा, इसलिए 81-91 के बाद नहीं हुआ, 1 के बाद हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें कहा दिया गया कि अब जो है 2026 के बाद परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है, 52, 62, 72 और 2002 में। अगर बात करें तो पहला बार जो परिसीमन आयोग बना 51 की जनगणना के अनुसार बना, और अंतिम बार 2001 के जनगणना के अनुसार बना। तो जस्टिस कुलदीप सिंह, ध्यान दीजिएगा, जस्टिस कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए परिसीमन आयोग का काम क्या है? परिसीमन आयोग का काम क्या है? यह काम करता है कि किस राज्य में लोकसभा का कितना सीट होगा, राज्यसभा कितना सीट होगा, उस राज्य में विधानसभा कितना सीट होगा, और साथ ही काम करना है संसदीय क्षेत्र, किस संसदीय क्षेत्र में कौन सा गांव आएगा, कौन सा मोहल्ला आएगा, इसका निर्धारण करना ही कहलाता है परिसीमन, यानी कि डिलिमिटेशन। ठीक है, तो कितना सीट होगा और कौन सा क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र या किस विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, ये काम करना क्या कहलाता है? परिसीमन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो परिसीमन चल रहा है, तो 1971 की जनसंख्या पर, जो 72 में किया गया था, 71 की जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन किया गया है, और 2001 के जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ये ध्यान देना है, 1971 वाला में सीट का किया गया है, और 2001 से किया गया है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र में आएंगे या किस विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, इसका निर्धारण 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया है। और जबकि सीटों का जो बंटवारा हुआ है, स्थानों का जो आवंटन हुआ है, वो 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। स्थानों का आवंटन 1971 के आधार पर किया गया है, और निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण किया गया है वह किया गया 2001 के जनगणना के आधार पर। यहीं पर कह दिया गया है संविधान में संशोधन करके 84 में और 87 में, 84 और 87 संशोधन करके यह बात कह दिया गया है कि अब जो है 2026 के बाद क्या किया जाएगा? परिसीमन किया जाएगा। और साथ ही देखिएगा एक अनुच्छेद है 329, अनुच्छेद 329 में साफ लहजे में कहा गया है कि परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या कहां कहा गया है? अनुच्छेद 329 में। अब देखिएगा इसके अलावा और क्या काम है? इसके अलावा और काम है राजनीतिक दल को मान्यता देना। राजनीतिक दल को मान्यता देना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का ही काम है। और अगर वर्तमान में बात करें कि कितने राजनीतिक दल है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए 1841, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि ऑप्शन ए में 1841 क्यों लिख दिया, इतना बड़ा क्यों लिख दिया? यहां तो 7, 8, 9 चलना चाहिए था, क्योंकि 7 है। तो ध्यान दिया 7 जो है ना, वो 7 जो है वो राष्ट्रीय दल है। आपसे क्वेश्चन क्या क्या किया गया है कि वर्तमान में राजनीतिक दल कितने हैं? तो वर्तमान में 1841 राजनीतिक दल हैं, जबकि 7 राष्ट्रीय दल है और 49 राज दल है। 7 राष्ट्रीय दल और 49 क्या है? राज दल है। और राजनीतिक दल कितना है? 1841। राजनीतिक दल की मान्यता हेतु 10,000 रुपया शुल्क लगता है। कितना लगता है शुल्क? 10,000 शुल्क लगता है, और 100 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। 10,000 शुल्क जमा करना होगा और 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पहले यह शुल्क 20,000 था,
जिसे घटाकर अब कर दिया गया है 10,000। क्या कर दिया गया है? 10,000, यानी कि 10,000 शुल्क जमा कीजिए और 100 व्यक्तियों का वोटर आई कार्ड जमा करके रखिए और आप जो है कोई ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक दल जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव वगैरह होता है तो चुनाव में आप क्या क्या प्रक्रिया है, चुनाव कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है चुनाव, इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। तो एक देखिएगा, अमिट स्याही, जब आप लोग वोट देते होंगे तो क्या है ना कि आपके उंगली पे जो है निशान लगाया जाता है, स्याही से निशान लगाया जाता है। तो क्या है ये स्याही, देखिएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अमिट स्याही क्या है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि चुनाव में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली जो सिल्वर नाइट्रेट होती है, क्या होती है वो? सिल्वर नाइट्रेट। उसमें सिल्वर नाइट्रेट रहता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट रहता है, उसमें क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। और यह स्याही जो है जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये निशान छोड़ता है। सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश के संपर्क में आने पर निशान छोड़ता है। और यह सिल्वर नाइट्रेट जो है जब त्वचा में मौजूद नमक, पसीना में नमक होता है, तो नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट पसीने में पाए जाने वाले नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। यही है आपका अमिट स्याही। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। और जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो यह सिल्वर क्लोराइड जो है वो जल में अविलेय है, यानी कि उसको कितना भी छुड़ाएगा पानी से तो जल्दी साफ नहीं होगा। ये था आपका अमिट स्याही। उसके और देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर कुछ बातों पर और ध्यान दे तो देखिएगा, अनुच्छेद 103 है, एक अनुच्छेद है आपका 103। तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों के, अगर संसद का सदस्य अयोग्य है तो अयोग्यता के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं। और अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का यह अधिकार राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल को। राज्यपाल जो है किससे परामर्श करते हैं? निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में। और राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 103 से और राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 192 से करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या राज्यों के चुनाव के लिए, राज्यों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है या निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग ही राज्यों के निर्वाचन के लिए भी उत्तरदायी है। एक बना है जो आपका ना राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग ये जो है पंचायत का और नगर का, नगर निगम का चुनाव करवाता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव करवाता है और किसका करता है? नगर निगम का चुनाव करवाता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। हालांकि राज्यों का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि राज्य के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायत और नगर निगम का चुनाव करवाता है। तो यह आपका था निर्वाचन आयोग। निर्वाचन से संबंधित कुछ और बात चर्चा करेंगे जब हम राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी पार्टियां राजनीतिक है, राष्ट्रीय पार्टी कौन है, राज्य सरकार पार्टी कौन है, क्षेत्रीय पार्टी कौन है। तो उस समय हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के चुनावों का, कि किस प्रकार का चुनाव होता है, चुनाव कैसे कैसे होता है, चुनाव में क्या क्या और जरूरी है, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।